Good morning, students of 10 plus 1. A very good day to all of you. Okay, now today we are going to start on this topic, which is you must have read in the notes that I have forwarded you, isolated system. Okay, so isolated system या isolated body दोनों बातें बोल सकते हैं. तो ये होती क्या है? कोई सिस्टम या कोई बॉडी, सिस्टम का मतलब होती है जब दो या तीन ज़्यादा बॉडीज़ एक साथ एक जगह पर काम कर रही हैं तो आप उसको सिस्टम बुलाएंगे, और अगर अकेली है तो आप उसको बॉडी बुलाएंगे. यहाँ तक क्लियर है? सो सिस्टम का मतलब जब दो या तीन बॉडीज़, उससे ज़्यादा बॉडीज़ भी एक साथ एक जगह पर कुछ काम कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, देन इट बिकम्स ए सिस्टम. और अगर एक सिंगल बॉडी है तो फिर आप ऑब्वियसली उसको बॉडी बुलाओगे. तो एक सिंगल बॉडी या एक सिस्टम ऑफ बॉडीज पर, ऐसा सिस्टम, ऐसी बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है. बाहर से, एक्सटर्नल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. बाहर से कोई फोर्स, या हिंदी में जिसको बोलते हैं बाह्य बल, बाहर से लगने वाला कोई बल नहीं हो लग रहा है, ऐसे सिस्टम को या ऐसे बॉडी को आप बुलाओगे आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है? जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, आपको ये बात और क्लियर अच्छे से समझ में आती जाएगी. फिलहाल इतना सा समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसी कोई भी बॉडी जिस पर बाहर से, है ना, कोई और बॉडी, कोई और चीज़ फोर्स नहीं लगा रही है, तो उसको आप बुलाते हो आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है. ठीक है, ये एक सिस्टम है. मान लो इस सिस्टम में मान लीजिए 4 बॉडीज़ हैं. ये 4 बॉडीज़ हैं, 1 2 3 एंड 4. ठीक है? ये आपस में एक सिस्टम बनाती हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कोई ना कोई ये काम कर रही हैं. ठीक है? अगर बाहर से, इस सिस्टम के, इनके बाहर से कोई फिफ्थ बॉडी इन पर फोर्स लगा रही है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम, वेरी गुड, नहीं होगा. लेकिन अगर बाहर से कोई बॉडी इन पर फोर्स नहीं लगाती है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्जर्वेशन लॉज, यानी कि संरक्षण के नियम. बहुत सारे कॉन्जर्वेशन लॉज हैं फिजिक्स में, और उसमें से ये वाला लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने 9th-10th में पढ़ा है. ठीक है? लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा डिटेल में और स्टडी करेंगे. सबसे पहले कि कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या है. कॉन्जर्वेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को, उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, यानी वो वैल्यू बदलती नहीं है. वो चेंज हो सकती है, चलिए छोड़िए, वो बाद में समझाती हूँ. उसकी वैल्यू बदलती नहीं है. जैसे आप ले लो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ले लो. तो एनर्जी का कॉन्जर्वेशन हो रहा है. कॉन्जर्वेशन किसका हो रहा है? एनर्जी, यानी ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है. तो इसके हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से ऊर्जा की जो वैल्यू है, एनर्जी की जो वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी बदल नहीं सकती है. यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है? और डिटेल में क्लियर करेंगे आगे, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल ये समझिए कि लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये दो हमने +1 में ही आगे वाले चैप्टर्स में करने हैं, तब डिटेल में इनको पढ़ेंगे. कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज ये हमने +2 में करना है, इसको भी फिलहाल वहाँ के लिए छोड़ते हैं. तो अब वापस आते हैं लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी पर. आपने सबने पढ़ा है ऊर्जा के संरक्षण का नियम कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. न ये बनाई जा सकती है, न ये ख़त्म की जा सकती है. यहीं से समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट. क्योंकि आप और नई एनर्जी, मान लो एक सिंपल एग्जांपल की एनर्जी है 10 जूल, मान लो. वो कहते हैं कि आप और नई एनर्जी बना नहीं सकते, यानी 10 से 11 नहीं कर सकते. ठीक है? और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बर्बाद भी नहीं कर सकते, यानी 10 से 9 भी नहीं कर सकते.
इसका मतलब एनर्जी हमेशा कितनी रहेगी, 10 जूल ही रहेगी, यानी एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। सो दोबारा से, एनर्जी ना बनाई जा सकती है, यानी ना उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, ना वो बर्बाद की जा सकती है, यानी ना उसकी वैल्यू को कम किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एनर्जी की बहुत ख़ास बात है, स्पेशली एनर्जी के लिए ये यूज़ होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या फॉर्म्स हैं, तो ये आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसकी डिटेल आपको के पास मैंने नहीं जाऊंगी क्योंकि आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल, और आराम से समझिए स्टेप बाय स्टेप, इट्स इजी अगर आप इसको समझ के चलते हैं। तो स्टेप क्या, एग्जाम्पल क्या है, आपने कौन सा वो लिया है कि आप एक बॉडी को सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर लेके जाते हो और फिर उस बॉडी को वहाँ ऊपर से नीचे फेंक देते हो। ठीक है, तो ये काम आपने किया है कि एक बॉडी को आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर लेके जाते हो और ऊपर पहुँच करके फिर उसको वहाँ से नीचे फेंक देते हो। तो यहाँ एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली एक बात तो ये समझ लो कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ये तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी होगी तो ही आप काम कर सकेंगे, और आप उतना ही काम कर सकते हैं जितनी की आपके पास क्या है, एनर्जी है। तो ये टर्म्स आपस में नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है। सो अगर वर्क है तो आप उसको इक्वल टू एनर्जी बुला सकते हो, और एनर्जी है तो आप उसको इक्वल टू द वर्क बुला सकते हो। ये दिमाग में बात रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यूइंग, हम क्या कर रहे थे, हमने एक बॉडी को सीढ़ियों से ऊपर लेके गए और फिर वहाँ से हमने उसको फेंका, और फिर हम उस प्रोसेस में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले थे। उसके लिए हमने स्टार्ट किया था ये समझते हुए कि वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं, इंटर रिलेटेड हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया है, एक एक स्टेप पहले लेते चलते हैं कि जब आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हो। सीढ़ियों से जब आप ऊपर जाते हो तो आप धरती के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा कर के काम करते हो, क्योंकि धरती आपको नीचे अपने सेंटर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। जबकि आप ऊपर जा रहे हो तो नेचुरली आप उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ये जो काम है, हाँ जी, इसीलिए ये वाला आपको सेंटेंस बताई, ये इक्वेशन बताया था, ये जो काम है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस लाइन को अच्छे से समझ लो आप, ये लाइन आपने बार 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 लिखनी है, यूज़ करनी है कि अगर आप किसी बॉडी पर काम कर रहे हो, उसको मूव करने के लिए या उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इफ़ यू आर डूइंग वर्क ऑन ए बॉडी, तो वो वर्क डन उस बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो वो बॉडी में आप अगर उसको 10 माले की बिल्डिंग पर लेके जाते हो, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और आप पहले उससे यहाँ ए हाइट तक लेके जाते हो, और एक और बॉडी है जिसको आप बी हाइट तक लेके जाते हो। ठीक है, किसकी हाइट ज़्यादा है, दिखने में समझ में आ रहा है, H1 ए की हाइट ज़्यादा है, कम है, आई एम सॉरी, और H2 बी की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा काम, ज़्यादा मेहनत आपको कहाँ पर करनी पड़ेगी, यस,
बी पर पहुंचाने के लिए आपको वर्क जो है वो बी पर ज़्यादा करना पड़ेगा, और ए के मुकाबले बी की हाइट ज़्यादा होने के कारण यहाँ की मेहनत भी ज़्यादा होगी। तो जब यहाँ मेहनत ज़्यादा करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर, यहाँ पर जो बॉडी है बी पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी से, बोलिए, वेरी गुड, दिमाग में आया। अगर ग्रेटर देन तो बहुत अच्छी बात है, पोटेंशियल एनर्जी बी पर ए के मुकाबले ज़्यादा होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपसे कहा इन्होंने कि अब आप उस बॉडी को जब वहाँ से नीचे फेंकते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो, क्योंकि बॉडी के अंदर मोशन आ रहा है ना, बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो अब जो वो पोटेंशियल एनर्जी है वो बदल जाएगी किनेटिक एनर्जी में। जब बॉडी मूव करती है, चलती है, तो उसमें किनेटिक एनर्जी आ जाती है, और हिंदी में उसको गतिज ऊर्जा बुलाते हैं। ठीक है, तो वापस इस एग्जाम्पल पर आए तो ज़्यादा किनेटिक एनर्जी किसकी होगी? बिल्कुल, किनेटिक एनर्जी बॉडी बी की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए। ठीक है, अब जब ये बॉडीज नीचे आ रही हैं तो अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करती हैं, किनेटिक एनर्जी में बदल देती हैं। अब जब वो ग्राउंड के साथ हिट करेंगी, यहाँ आके धरती को हिट करती हैं जब, तो क्या होगा? साउंड आती है, बिल्कुल आवाज़ आती है। और अगर बहुत ही सेंसिटिव थर्मोमीटर से, बहुत ही एक्यूरेट थर्मोमीटर से जहाँ पर बॉडी गिरी है वहाँ का टेम्परेचर नोट करेंगे तो हल्का सा वो टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ हिट करती है वहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये दो फॉर्म में बदल जाती है। काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर जब बॉडी हिट करती है तो एक तो वो साउंड एनर्जी में बदल जाती है, और दूसरा थोड़ी सी हीट एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आप सीढ़ियाँ चढ़ के बॉडी को ऊपर लेके गए और फिर वहाँ से आपने बॉडी को नीचे फेंका। इस पूरे प्रोसेस में अब स्टेप बाय स्टेप ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्लैरिफिकेशन आपके दिमाग में अपने आप आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकोगे। मैं सारे एग्जाम्पल्स तो ऑब्वियसली नहीं करा सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया है कि अब अगर आप आसपास अपने कहीं वो देख रहे हो, कोई काम होता हुआ देख रहे हो, तो सोचो कि एक एक स्टेप पर कौन सी एनर्जी कौन से फॉर्म में बदल रही है। ठीक है, सो ये वर्क जो किया था अगेंस्ट ग्रेविटी, वो पोटेंशियल एनर्जी बन के बॉडी के अंदर भंडारित हो गया, स्टोर हो गया। फिर जब आपने उस बॉडी को वहाँ से नीचे गिराया तो वो पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में बदल गई। उसके बाद जब बॉडी नीचे गिर करके जब ग्राउंड के साथ स्ट्राइक हिट करती है तो वो किनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी और छोटी सी थोड़ी सी हीट एनर्जी में बदलती है। ठीक है, अब ये भी मैंने अभी आपको समझाया कि जितना आप बॉडी को ग्राउंड से ऊपर लेके जाएंगे, ये जो हमने ए और बी का एग्जाम्पल किया, ये देखिए, ग्राउंड से आप जितना बॉडी को ऊपर लेके जाओगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरेगी। ठीक है, तो यहाँ आपने अपनी समझ से एक चीज़ लिखनी है, जितनी ऊपर आप बॉडी को लेके जा रहे हो उसे धरती से उतना ऊपर ले जाने में आपको कम काम करना पड़ रहा है या ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो एक शब्द यहाँ से लिखना है, इस यहाँ भी, सो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज लेस या मोर। ये आपने अपने आप करना है। इसको एक तरीके से आप अपना असाइनमेंट वर्क समझ लो, तो ये करने से आपको ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपके कितने बेसिक्स क्लियर हुए। ठीक है, अब इसके बाद
ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, है ना। ये होमवर्क आपको दिया कि अगर आपके ऊपर कोई एक बॉडी गिर, भगवान न करे, लेकिन चलो एक एग्जाम्पल मान के कि अगर एक बॉडी गिर रही है आपके ऊपर 50वें माले से या 30वें माले से, तो ज़्यादा चोट कहाँ से लगेगी, कौन सी बॉडी से लगेगी और वो क्यों लगेगी, ये आपने आंसर लिखना है। ठीक है, हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प कर, मज़ा भी आएगा और आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको कितना ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है, जहाँ पानी की मदद से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, उसमें एक एक स्टेप जो है वो मैंने आपको लिखा है। आपने खाली हर एक स्टेप पर एनर्जी का नाम बताना है, कौन सी एनर्जी कौन सी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदली है वो आपने बताना है। तो सबसे पहले जब आप बांध बनाते हो, एक दीवार लगाते हो, तो दीवार लगाने के कारण पानी का, नदी के पानी का जो स्तर है, लेवल है, वो बढ़ जाता है। लेवल बढ़ जाता है यानी धरती से उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, तो कौन सी एनर्जी आएगी। उसके बाद वहाँ से पानी बड़े नीचे फेंका जाता है, तब कौन सी एनर्जी आएगी, कौन सी एनर्जी में बदलेगी। गिरता हुआ पानी टरबाइन को, पंखे को घुमाता है, यहाँ भी बताएंगे। और फिर उसके बाद वो टरबाइन डायनमो की मदद से बिजली प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ भी बताएंगे कि कौन सी एनर्जी को फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल रही है। ठीक है, तो ये होमवर्क एक्चुअली में 2 ही बताए हैं लेकिन हैं 3। एक ये, इसमें से एक वर्ड और इसमें से एक वर्ड आपने चूज करना है, फिर एक ये होमवर्क है और एक ये होमवर्क है। ओके।